हेलो साथियों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। देखिए, अभी जो हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे वहां पे आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम लोग 2 डायमेंशनल में पढ़ लिए थे। बस एक लाइन बचा हुआ था, देख लीजिए आप लोग। कुछ है नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर ये इसको हम लोग इस कंपोनेंट को ए एक्स बोलेंगे और ऊपर वाले कंपोनेंट को ए वाई बोलेंगे। जे डायरेक्शन बताएगा वाई तरफ जा रहा है और आई डायरेक्शन बताएगा कि एक्स के तरफ जा रहा है, आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर। अब ये ए साइन अल्फा है, तो ये वाला भी लेंथ ए साइन अल्फा ही है, ये वाला भी ए साइन अल्फा है बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। तो ये पाइथागोरस नहीं दिख रहा क्या? ये आपको पाइथागोरस नहीं दिख रहा? ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये जो पाइथागोरस दिख रहा है यही तो है ए वाई और ये है ए एक्स। तो यहाँ पे हम देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और जब ये हो गया तो देखिए तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा, इसकी ज़रूरत है इसीलिए निकाल रहे हैं, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये दो चीज़ बस छूटा हुआ था, कुछ था नहीं, पाइथागोरस सिर्फ लगा देना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जहाँ से आईआईटी कभी भी क्वेश्चन छोड़ती ही नहीं है, पूछती है। ठीक है, तो आप आ जाइए अब उस पेज पे। ये है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल में, इसी को हम 3 डायमेंशनल रेगुलर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। अब है कि 3 डायमेंशन में आपको उसी चीज को देखना है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। 3 डायमेंशन में जो वेक्टर है, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैं एक दो चीज बता देता हूँ। ये क्या है? एक क्यूब है, एकदम बराबर साइड है सबका। ये इसका भी साइड P, इसका भी साइड P, इसका भी, मतलब जो भी 5 माने तो 5 5, 10 माने तो 10 10, 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, हर एक दूसरा एडजेसेंट से। हमारा 2D में जो भी हमारा वेक्टर ये था, ए वेक्टर, ये वो क्या था? एक्स और वाई, इसका वर्चस्व एक्स में भी था और वाई में भी था। अब क्या कह रहा है? यही वेक्टर को क्या कीजिए, यहाँ पे बांध दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए एकदम। ठीक है, यहाँ एकदम फिक्स। और ये जो, अच्छा z किधर होगा? ये x है और ये y है, तो ये z होगा। 3D में जा रहा है, ये z होगा, पक्का बताया गया पहले। तो ये अगर z है तो क्या करेंगे? z मतलब ये क्या, ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो यही वेक्टर को यहाँ बांध दीजिए और इसका हेड को पकड़िए, इस वेक्टर का हेड को, और ऊपर खींच दीजिए। ऊपर थोड़ा सा, पूरा नहीं, पूरा जेड की तरफ नहीं खींचिए, पूरा जेड की तरफ खींच दीजिएगा तो मतलब एकदम पूरा अगर ऐसे खींच दीजिएगा तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ऐसा खींचना है कि अभी तो एक्स वाई में है ही बेचारा, इधर भी है इधर भी। अब यहां से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे खींचिए, हल्का सा, पूरा 90 डिग्री नहीं, हल्का सा ऐसे खींच के बाहर ले आइए बोर्ड से। यहाँ आपको फिक्स रखिए ओरिजिन को और इसको ऊपर, तो वो जो वेक्टर होगा ना हवा में होगा। ठीक है, वो 3 डायमेंशन में होगा, उसका एक कंपोनेंट एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो जगह अगर ऐसा है तो हम लोग जो पिछला क्लास जो सब कुछ डेराइव किए थे, इधर भी हम लोग अब करेंगे। तो पिछला क्लास क्या डेराइव किए थे कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो था वो 2D में था, ए एक्स आई, ये क्या था? यूनिट वेक्टर जो बताता है कि इतना वजूद है इसका एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या बताता है कि इसका वजूद वाई में भी है, इतना वैल्यू का। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ए जेड होगा, जो के बताएगा इतना वजूद का इसका के डायरेक्शन में। तो अब जो हमारा है वेक्टर ये होगा। ठीक है, और वहां पे मैग्नीट्यूड अभी हम लोग तुरंत निकाले थे। क्या निकाले थे कि अगर मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस देखते जाइए। अभी जो हम लोग देखे थे कि मैग्नीट्यूड जो है इसका 2D में था, ए का मैग्नीट्यूड 2D में क्या था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और किसी को अगर इसमें दिक्कत है, किसी को भी बोलेगा सर एक्स वाई में तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दिए थे कि एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस, अब 3 एक्सिस आ गया, ए एक्स भी आ गया, वाई भी, जेड भी, तब इसमें ही कौन सा पाइथागोरस लगाएं सर? पाइथागोरस में 3 वो तो लगता ही नहीं, 2 ही लगता है। तो जिनको इस टाइप का कंफ्यूजन है, देखिए क्या है, पहले क्या करेंगे हम, एक्स और वाई का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। एक्स वाई का जो मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा ना, तो वो इस एक्स वाई प्लेन में आएगा, वो जेड प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इसके साथ फिर 90 डिग्री पर आ जाएगा। तब यहाँ से आता है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो ये आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इसको बढ़िया से आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, तो वहाँ मैग्नीट्यूड 2D में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है।
ठीक है, समझ में आया? मतलब एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड, 3D वेक्टर है हमारे पास। यहाँ तक तो ठीक है। अभी मेन गेम नीचे है, मेन गेम जो हाँ IIT प्ले करेगा वो अभी नीचे, अभी आते जाइए। अब देखिए भैया, गेम यहाँ चालू होता है कि अगर आपको मैं 2D दे दूँ तो आप बहुत हंसते खेलते आएंगे, बोलेंगे अच्छा सर 2D है, कोई बात नहीं सर, इसमें तो एकदम क्लियरली सब कुछ दिख रहा है सर, आराम से बना देंगे क्वेश्चन को। कैसे बना दीजिएगा, देखिए ऐसे। अच्छा सर ये एक्स है ना, ये वाई है, क्या है सर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ये कितना है सर, ए है, अल्फा यहाँ से बना रहे हैं। हाँ, यहाँ से कितना बनाएगा सर, दिख तो रहा है सर 90 माइनस अल्फा, नहीं दिख रहा है क्या? बोला हाँ। अच्छा तो मतलब इस वेक्टर का अगर एक एंगल पता है आपको, इस वेक्टर का एक एंगल आपको पता है कि एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा, तो वाई एक्सिस से तुरंत निकाल लीजिए। लेकिन कठिनाई आपको तब होगी जब ये वेक्टर को यहाँ पकड़ के थोड़ा सा ब्लैक, ये जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड से थोड़ा सा बाहर कर दूँ, 3D में डाल दूँ, तो आपको एक्स से एंगल जो दिखेगा, वाई से एंगल जो दिखेगा और जेड से जो एंगल दिखेगा, तीनों अलग अलग होगा। इस टाइप से आप निकाल ही नहीं सकते अल्फा इंटू 90 माइनस अल्फा। एक से अल्फा बना रहा होगा, दूसरा से बीटा बना रहा होगा, तीसरा से गामा बना रहा होगा, तीनों एंगल अलग अलग होगा भैया। ठीक है, क्योंकि 3D में आप घुस गए। देखिए यहाँ पे 1 2 और एक ये पेन देख लीजिए, 3 है, 3 डायरेक्शन हो गया आपके पास, ये पेन। और वेक्टर जो कैसे जा रहा है वो देखिए, वेक्टर कैसे जा रहा है, ये पेन है, वेक्टर यहां से इसके ऐसे करके तिरछा निकल रहा है हवा में, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो अभी हम इसको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है इसमें, 3D है, दिमाग खोलिए। जिन किन्हीं को इसमें डाउट है आप मुझे थोड़ा कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो वेक्टर है, 3D तो इस बोर्ड पे हम नहीं दिखा सकते, बोर्ड ऑलरेडी 2D है तो इस पे 3D तो दिखा नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या है, इमेजिन आपको करना होगा कि ये जो ए वेक्टर है वो ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे बोर्ड से ऐसे तिरछा भाग रहा है, एकदम बोर्ड के एकदम डायरेक्ट बाहर नहीं आ रहा। अगर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा, एक्स वाई जीरो हो जाएगा। एकदम ऐसे बीच थोड़ा तिरछा होकर निकल रहा है, जिसमें एक्स भी कुछ है, वाई भी कुछ है और जेड भी कुछ है, तो ये निकल रहा। तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा बना रहा है और जेड से गामा बना रहा है। वो वेक्टर, वो एक सिंगल वेक्टर जो 3D वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से अल्फा का एंगल बना रहा है, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल बना रहा है। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब आइए असली मजा आएगा। देखिए ये तो पढ़ा हुआ है, ये दोनों तो डेराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, ये तो थोड़ा देर पहले ही पढ़े ना, ये भूल नहीं गए ना। ए एक्स क्या था, एक्स कंपोनेंट क्या था, ए कॉस अल्फा था ना, ए कॉस अल्फा। तो ए वाई क्या होगा, ए कॉस बीटा। अब क्या है, अल्फा से वो वाला एंगल नहीं है 90 माइनस अल्फा कि यहाँ कॉस के जगह 90 माइनस अल्फा रख देंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा, जो अभी पढ़े थे हम लोग। अभी जो पढ़े थे 2D और 3D में क्या अंतर है, 2D में अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पता था तो वाई एक्सिस से ऑटोमेटिक अल्फा 90 माइनस अल्फा हो रहा था ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा रखने से ए साइन अल्फा आ जा रहा था। लेकिन अब 3D में ऐसा केस नहीं है, एक्स के साथ अलग एंगल, वाई के साथ अलग एंगल और जेड के साथ अलग एंगल वो वेक्टर बना रहा है। तो अगर ए के साथ ए कॉस अल्फा है तो बी के साथ होगा ए कॉस बीटा और जेड के साथ क्या होगा, ए कॉस गामा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसमें भी अलग अलग पाइथागोरस आप लगा के देखिएगा, जेड के साथ अलग और उसके साथ अलग, मतलब एक एक्सिस और एक वेक्टर, एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के साथ एक पाइथागोरस, ए वेक्टर और वाई एक्सिस के साथ एक पाइथागोरस और ए वेक्टर और जेड एक्सिस के साथ एक पाइथागोरस जब लगा के देखिएगा तो तीनों आपका कंपोनेंट ऐसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो ओके हो गया। अब है कॉस अल्फा बीटा गामा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ऐसे तो आप बोलिएगा तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट बोलिए उतना कम। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैं आईआईटी या मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो बार बार मैं यूज करूंगा, तो वहां पूछना नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन बोलूंगा। तो जैसे ही डायरेक्शन कोसाइन बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम इसका दिया गया है डायरेक्शन कोसाइन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इतना, वाई इन जेड ए स्क्वायर इतना इतना इतना। ठीक है, हाँ चलो, अब क्या बोला है कि जब इतना समझ में आ गया भैया, जब इतना आपको समझ में आ गया कि ए एक्स ए कॉस अल्फा होगा, ए वाई इतना होगा, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि ए क्या है,
अभी हम लोग पढ़े थे कि ए क्या है, ए स्क्वायर, पेन चेंज कर लेता हूँ ब्लैक। अभी हम लोग पढ़े थे कि ए स्क्वायर जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। 2D में सिर्फ जेड नहीं था, ये दोनों था, 3D में ये तीनों होगा। अब जब इतना आपको पता है तो इस साइड ए एक्स के जगह, इतना आपको पता है तो अब यहाँ आ जाइए। देखिए ए एक्स के जगह क्या लग सकते हैं, ए कॉस अल्फा अभी पढ़े हैं, प्लस ए वाई के जगह क्या रख सकते हैं, ए कॉस बीटा, प्लस ए जेड के जगह क्या लग सकते हैं, ए कॉस गामा। देखिए ना, अभी तो निकाले हैं, अभी तो निकाले थे, देखिए यही तो निकाले थे अभी कि देखिए ए एक्स का वैल्यू ए कॉस अल्फा, ए वाई का इतना, ए जेड का इतना, तो ए एक्स ए वाई ए जेड के जगह पर हम रख दिए। ठीक है, कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था, यहाँ तक आ गया। अब क्या हो गया आपका, यहाँ से सॉरी, यहाँ से देखिए इन्होंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर है ना, इक्वेशन के इस साइड भी तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर तीनों से कॉमन होके कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देखिए इस रिलेशन को भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके ये लिखा भी है क्या, हाँ लिखा, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जितना बार याद करके रख लीजिए उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, जितना बार आप इसको कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब बड़ा करके दिखा दूँ, देखिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बार आप बोलिए उतना कम। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, देखिए कुछ करना तो था नहीं, बस स्क्वायर करके ये कर दिए। ठीक है, अब इसको साइन में भी कोई चेंज करने बोले तो साइन में चेंज कर लेंगे, 1 माइनस कॉस। देखिए ये तो फिर अब तो हो गया बेवकूफ़ी, अब आगे जो करे वो बेवकूफ़ी है, यहाँ से आप अपने निकाले। कॉस स्क्वायर क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी है। 1 2 3 को इधर ले आइए, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब एक में से 3 गया तो -2 और माइनस उधर से कॉमन लेके हटा दीजिए, तो ये 2 इज इक्वल टू, ये सब आईआईटी और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो समझ में आ गया आपको कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का समेसन 2 होगा और कॉस स्क्वायर का समेसन 1 होगा, ये याद रखना। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या हुआ, अल्फा इज द एंगल ऑफ दैट 3D वेक्टर, जो 3D वेक्टर था ये वेक्टर, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल है। बस इतना ही समझना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सो देखिए यहाँ तक जब डेराइव हो गया तब आगे देखिए, आगे ये है, इन्होंने कहा है कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। पहले आपको मैं बता दिया कि एक वेक्टर जो है उसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, एक्स एक्सिस में ही 75 वेक्टर हम तोड़ देंगे। ठीक है, इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, आपको एग्जांपल से भी बताए थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस यही लाइन इन्होंने बोला, ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, देखिए ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। जैसे देखिए एक 10i का वेक्टर है, उसको i 10 बार हम जोड़ेंगे तो 10 वेक्टर का एडिशन हो गया 10i, और i/2 बोलोगे तो 20 बार जोड़ सकते हैं, i/4 40 बार जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है, जो उसको हम तोड़ सकते हो, इनफाइनाइट भाग में तोड़ सकते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन में कन्वीनियंस होगा उतना बार हम तोड़ेंगे जैसा जरूरत होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन इज 2। देखिए
मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज टू। प्लेन का मतलब क्या होगा? प्लेन का मतलब 2D, आपको बताया भी थे, पढ़ाया गया। तो 2D होगा तो 2D में तो भाई दो ही ना 90 डिग्री पर वेक्टर पॉसिबल है, तो दो होगा। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D में देखेंगे तो दो होगा। इसके बाद बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन, कोई भी यहाँ हवा में, हवा स्पेस मतलब हवा में कहीं भी, तो वहाँ क्या हो गया 3 डायमेंशनल, तो 3 होगा एक्स वाई जेड। मतलब कि हवा में अगर कोई वेक्टर है ऐसे करके कहीं ना एक्स ना वाई जेड, तो उसका 3 कंपोनेंट होगा, एक्सिस खींचेंगे तो 2D में 2 होगा। ये तो छोटा बात बोला। अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस बट द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए। इन्होंने बोला है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा आप लोग के सामने। इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये, ओहो, ये, ठीक है, ये है। अब आपका एक्सिस ऐसा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना। तो ऐसा वेक्टर है, तो सॉरी ऐसा एक्सिस है, तो इसको क्या अंतर पड़ेगा? ये तो ऐसा ही है बेचारा, मतलब एक्सिस आपका ऐसा है, उससे ये जो वेक्टर है इसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा है, आप एक्सिस ऐसा लीजिए, उल्टा लीजिए, पुल्टा लीजिए, टेढ़ा लीजिए, ई वेक्टर आर वेक्टर ही रहेगा। वेक्टर को हम चेंज नहीं कर रहे। मतलब इन्होंने बोला ना कि रेफरेंस जो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे, उससे इस वेक्टर को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बोला है कि अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देने तब भी ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर तो वही रहेगा, कंपोनेंट उसका चेंज हो जाएगा। कैसे? ध्यान से समझिए। देखिए, अगर ऐसा वाला ओरिएंटेशन है तो ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। जो ओरिजिनल वेक्टर था उसको मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, इसी रहने दिया, ठीक है। अब इसका क्या है? इसका एक देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। क्या बोला है वो पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट का लंबाई क्या होगा? ये वाला। और वाई कंपोनेंट का लंबाई क्या होगा? ये वाला, है ना, ठीक है। मान लो ये लंबाई है 3 यूनिट और ये लंबाई है 4 यूनिट। सपोज ये वेक्टर तो उतना ही रहेगा, वेक्टर को तो मैंने चेंज नहीं किया। वेक्टर का लंबाई और दिशा, जब तक हम इस वेक्टर का लंबाई और ओरिएंटेशन, मान लो ये एंगल अल्फा, तो अल्फा अभी भी अल्फा है, इस वेक्टर को अगर मैंने अभी तक कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया एकदम, ठीक है, तो मान लो कि एक्स कंपोनेंट इतना या वाई कंपोनेंट इतना। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला सो सुनिएगा ध्यान से। दूसरा बोला है कि अगर आप एक्सिस के ओरिएंटेशन को चेंज कर दीजिए, मतलब जो मेरा एक्स ऐसे था ना, उसको एक्स को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं और वाई ऐसे कर देते हैं, टेढ़ा, ये टेढ़ा कर दिया ऐसे, अभी भी ये एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स ये वाई, ये वेक्टर को चेंज नहीं करना है। जैसे जा रहा था पैरेलली एकदम ऐसे उठा के यहाँ डालिए, तो यहाँ डाल दिए तो ये बना, ये आर वेक्टर अभी है। मतलब वेक्टर को कुछ नहीं हमने किया, वेक्टर अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। मैंने एक्सिस को थोड़ा रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने से क्या हुआ कि ये एंगल भैया जो अभी एक्स एक्सिस से अल्फा बन रहा था, अब देखिए ना थोड़ा कम बनने लगेगा, कम बनेगा ना, ये अल्फा 1 हो जाएगा, जो कि अल्फा 1 विल बी लेसर देन दी अल्फा, पहले वाला अल्फा से ये छोटा हो जाएगा, और ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला, ये जो भी एंगल था बीटा जो भी, ये बढ़ गया। तो हुआ क्या? ऐसा करने से क्या हुआ? ओरिजिनल वेक्टर तो वही है ना भैया, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, वेक्टर शिफ्टिंग तो अलाउड है, उठा के यहाँ डाल दिया। लेकिन एक्सिस को जब हमें थोड़ा चेंज कर दिया तो उसे अंतर क्या पड़ा सो देखिए। अब जो इसका कंपोनेंट होगा, इस पे जो कंपोनेंट होगा, देखिए इसका लेंथ ध्यान से देखिएगा, इसका लेंथ अभी इतना था, ये लेंथ देखिए बड़ा हो गया, और वाई जो भी इतना लंबा था वो देखिए वाई अब छोटा हो गया, देखिए वाई लेंथ छोटा हो गया। तो वही इन्होंने बोला कि अगर हम जो रेफरेंस हमारा एक्सिस रेक्टेंगुलर एक्सिस जो हम एक्स वाई मान रहे हैं, उसको अगर हम थोड़ा चेंज कर दे, घुमा दे, ठीक है, थोड़ा रोटेट कर दे, थोड़ा टिल्ट कर दे, तो ओरिजिनल वेक्टर को तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। देखिए अभी जो लंबाई था वो लंबाई यहाँ बढ़ गया, ये लंबाई जो भी लंबा था वो देखिए यहाँ घट गया, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज करने से अल्फा चेंज हो गया ना, अल्फा चेंज हो गया तो ए एक्स कॉस अल्फा चेंज हो जाएगा, और ए एक्स साइन ए कॉस अल्फा चेंज हो जाएगा, और एक साइन अल्फा दोनों चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसको घुमाए देखिए नहीं अल्फा चेंज हो गया ना, पहले इतना बड़ा एंगल था, देखिए छोटा एंगल बनने लगा। तो ये वेक्टर को तो कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन उसके कंपोनेंट को अंतर पड़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था इन्होंने, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बारीकी से यहाँ डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोला इन्होंने बोला कि कोई भी वेक्टर है आपके पास, उसके 90 डिग्री पर उसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए ना,
क्या बोला है, एक वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर, उसका 90 डिग्री पर उसका एक कंपोनेंट निकालिए ना आप। ठीक है निकालते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर आर है। ठीक है, बोलता है इसका एक कंपोनेंट निकालिए जो इसी पे 90 डिग्री हो, इसी पे अपने आप पे, वो अपने आप पे 90 डिग्री हो। जैसे देखो अभी जो हम कंपोनेंट निकाल रहे थे वो उससे अल्फा डिग्री पर था, और ये एंगल कितना था, बीटा मान लीजिए, या 90 माइनस अल्फा 2D में बात बराबर है, बीटा मानिए 90 माइनस अल्फा, तो ये बीटा मान लीजिए। तो जब इसका कंपोनेंट हम निकाल रहे थे इस साइड, तो एक कंपोनेंट आ रहा था आंसर, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। बोलता नहीं अब इस आर वेक्टर का एक कंपोनेंट निकालिए जो एक ऐसा एक्सिस पे हो जो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लो ई एक्सिस देखिए इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे, और अच्छा से नहीं होगा 90। देखिए ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक एक्सिस खींचिए ना, ऐसे एक हाइपोथेटिकल एक्सिस खींचिए ना। अभी भी 90 नहीं दिख रहा, अरे भैया 90 दिख जा, हाँ अब 90 दिखा। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एक्सिस मान लीजिए ना, जैसे आप इसको एक्स वाई माने ना, इसीलिए मान लीजिए पी को एक्सिस है, पी डैश एक्सिस। बोला ई वेक्टर का कंपोनेंट इस पे निकालिए ना, तो यहाँ पे एंगल कितना है, तो 90 हमको पता है, ये तो बोल ही दिया, परपेंडिकुलर तो 90 है। तो निकाल के देखते हैं, तो एक्स एक्सिस में क्या आया था, जब अल्फा एंगल बना रहा था तो क्या आया था, ए कॉस अल्फा। तो इसके साथ क्या आएगा, ए कॉस 90 न, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एक पी डैश माना हुआ एक्सिस है, बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सिस मानिए ना अपने से जो गिवन वेक्टर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। और इसका देखिए जब ई वेक्टर का एक्स एक्सिस पर एक अपना कंपोनेंट का वैल्यू आ रहा है ए कॉस अल्फा, और इस पे आ रहा है ए कॉस बीटा, जेड पे आ रहा है ए कॉस गामा, तो भैया ये जो पी डैश एक ऐसे फालतू का एक एक्सिस माने हम पी डैश जो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस पर कितना कंपोनेंट होगा, तो बोले निकाल देते हैं। ये कंपोनेंट होगा ए कॉस 90 डिग्री, होगी आंसर। जब अल्फा एंगल था एक्सिस के साथ तो अल्फा था, बीटा बीटा था तो 90 होगा, तो कॉस 90 कितना होता है भैया, जीरो, तो जीरो हो गया। तो यही इन्होंने बोला है कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेने जाइएगा उससे 90 डिग्री पर, तो ऑलवेज उसका वैल्यू जीरो आएगा, ऑलवेज। इसका मतलब एक और चीज हमको यहाँ सिद्ध हो गया कि कोई वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में है, मान लो कि ये वेक्टर डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन में रहता, डायरेक्टली जो अभी हम आर खींचे ना वो बीच में नहीं, एक्स वाई के बीच में नहीं जा रहा था, ऐसा जाता, मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और आर वेक्टर इसी पे जा रहा होता, बीच में नहीं जा रहा था, तो इसका वाई के डायरेक्शन में क्या होगा वैल्यू, जीरो। अभी तो बोला कि कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका जब कंपोनेंट निकालने जाएगा तो जीरो होगा, एक cos 90 जीरो, जेड डायरेक्शन में भी जीरो होगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि कोई वेक्टर अगर डायरेक्टली एक्स में जा रहा है तो उसका वाई और जेड दोनों जीरो होगा, कोई वेक्टर अगर वाई में जा रहा है सिर्फ वाई डायरेक्शन में एकदम सीधा तो उसका एक्स और जेड दोनों जीरो होगा, अगर कोई वेक्टर डायरेक्टली जेड की तरफ जा रहा है तो उसका एक्स और वाई दोनों जीरो होगा। क्यों होगा, अभी प्रूफ हो गया कि cos 90 करोगे उस क्षेत्र में जीरो आएगा। ये तो एक्चुअली बीच में जा रहा है इसलिए ना, यहाँ से भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ से भी कुछ एंगल बन रहा है, इसलिए दोनों तरफ वैल्यू आ रहा है। अगर एक्जैक्टली 90 डिग्री पर चला जाएगा तो उसका 90 डिग्री में कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं। यही चीज़ इन्होंने कहना चाहा है कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट, बोला ना कि कंपोनेंट हम लाखों डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, तो एक डायरेक्शन जो 90 डिग्री वाला है उस पर वैल्यू हमेशा इसका जीरो होगा, मतलब उधर डायरेक्शन कोई मतलब कि जो आपका मंत्री जी यहाँ पर हैं, आपका जो यहाँ मंत्री जी हैं, ये जो विधायक जी हैं अपना एक्स डायरेक्शन में मतलब ये आपका मान लिया आपके विधायक जी इधर हैं रांची के, तो इनको बोलिएगा ना कि अमेरिका में चलिए आपका कितना वैल्यू है, तो बोलेगा जीरो। तो 90 डिग्री उसका अमेरिका है, वहाँ आप विधायक है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्या है, एक किसी भी वेक्टर का वर्चस्व अपने 90 डिग्री पे जीरो होता है, अपने 90 डिग्री पर जाके अपना वर्चस्व दिखाना चाहेगा, भैया यहाँ आपका क्षेत्र नहीं है, चले साइड हटिए। 45 डिग्री में आपका होगा वर्चस्व, 66 में भी होगा आपका, 99 में भी होगा आपका, 135 में भी होगा आपका, 277 में भी होगा आपका, पर भैया इधर 90 डिग्री पर नहीं होगा आपका। क्यों, क्योंकि cos 90 जीरो हो जा रहा है, वहाँ देखो ना ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा cos 90। ठीक है, तो आपका इनका जो विधायक जी का जो पावर है यहाँ एक्स एक्सिस पर, जो पावर है वो एक्स एक्सिस पे ही लिमिट है, वाई एक्सिस पर लेके उसको जा ही नहीं सकता। जैसे वाई एक्सिस पर जाएगा बोले भैया ये अमेरिका है, यहाँ विधायक मंत्री हमको कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट विधायक, ठीक है, कि यहाँ हमको लेना देना नहीं, आप यहाँ जीरो। अगर आप सिर्फ एक्स में हैं तो इधर जीरो, इधर आपका कोई वर्चस्व नहीं है 90 डिग्री पर। ठीक है, यही इन्होंने बोलना चाहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका यूज है आगे चल के। देखो द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर,
देखो, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री पर हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अब ये हो गया कहानी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला कहानी पे। अगला कहानी है सिर्फ क्वेश्चन है, अब मज़ा आएगा। तो क्या करते हैं, इस सेशन को अभी यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन का सेशन जो है हम अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आने वाला। जो अभी पढ़े उसका फुल यूटिलाइजेशन इसमें मज़ा आने वाला है। फुल यूटिलाइजेशन क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा। आईआईटी में पूछा हुआ पेपर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वेक्टर अच्छा लगा होगा यहाँ तक। और इसके बाद जो जो कुछ चीज़ इनके बचे हुए हैं उस पर हम लोग आएंगे। इसके बाद वेक्टर ख़त्म करके मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आते ही इस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय।